पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और यह किन तत्वों से मिलकर बनी है, इसके विषय में सही जानकारी का मिलना कठिन है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह उसके केंद्र से करीब करीब 6371 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर पृथ्वी की रेडियस की बात करें हम, इसका मतलब है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमें पृथ्वी की सतह से केंद्र तक के 6371 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा, या इतनी गहराई में हमें नीचे जाना होगा, जो कि संभव नहीं है। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खनिज तेलों के लिए खोदे गए कुओं की बात करें, या डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट या इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की बात करें, तो अब तक की जो सबसे गहरी ड्रिलिंग आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की गई है। इस प्रकार अगर ये गहराई हम देखें 12 किलोमीटर की, तो वो 6371 किलोमीटर की तुलना में बहुत ही कम है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जितने भी सोर्स उपलब्ध हैं, उन्हें 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उसमें पहला जो सोर्स है हमारे पास, उसको हम अप्राकृतिक या आर्टिफिशियल स्रोत कहते हैं। दूसरा जो स्रोत है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है। और तीसरा जो है नेचुरल सोर्स या प्राकृतिक सोर्स। तो अप्राकृतिक स्रोत जो हैं उसके अंतर्गत हम घनत्व आधारित स्रोत, दाब पर आधारित स्रोत और तापमान पर आधारित स्रोतों को संग्रहित करते हैं। और जो नेचुरल सोर्स है उसमें वॉल्केनिक इरप्शन, मीटरॉइड्स और भूकंप विज्ञान, इन सभी स्रोतों को पहले समझ लेते हैं कि ये हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें घनत्व पर आधारित स्रोत को हम देखते हैं, जिसको हम डेंसिटी कह रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। घनत्व का सामान्य अर्थ चट्टानों, खनिज आदि पदार्थों की कठोरता एवं संगठन से होता है। मिट्टी की अपेक्षा चट्टानों का घनत्व अधिक होता है तथा चट्टानों से खनिजों का या लोहे का घनत्व अधिक होता है, हम ये कह सकते हैं। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। गहराई बढ़ने के साथ साथ अगर पृथ्वी की गहराई बढ़ रही है, जैसे जैसे हम आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ते जाते हैं, तो घनत्व में भी वृद्धि होती है। तो गहराई के साथ घनत्व बढ़ रहा है आपका। पृथ्वी की ये जो ऊपरी परत है इसका घनत्व है करीब 2.7, और अगर हम 400 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, 400 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं तो ये 3.5 हो जाता है। और अगर हम 2900 किलोमीटर की गहराई पर आ रहे हैं तो ये घनत्व जो है बढ़कर 5.6 हो जाता है। अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर आ गए, मतलब 6371 किलोमीटर की गहराई पर आ गए, तो ये घनत्व 11 से 12 के बीच पाया जाता है। गहराई के साथ घनत्व बढ़ने का कारण यह है कि पृथ्वी का क्रोड या केंद्र जो है मुख्यतः आयरन और निकेल का बना हुआ है, तथा इन पदार्थों का आयरन प्लस निकेल, इन पदार्थों का अपना स्वयं का घनत्व ही अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन में थी पृथ्वी, या पृथ्वी जब बनी, तो जो भारी मटेरियल थे वो पृथ्वी के केंद्र में आ गए, और जो हल्के मटेरियल थे वो पृथ्वी की सतह पर जमा हो गए। इसलिए जैसे जैसे हम सतह से केंद्र की ओर बढ़ते हैं, घनत्व बढ़ता जाता है। आर्टिफिशियल सोर्स में दूसरा जो हमारे पास है प्रेशर या दबाव, उसको समझ लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाले वायुमंडलीय भार को दबाव कहते हैं, और ये भी घनत्व की तरह ये भी गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है। 50 किलोमीटर की बात करें
तो प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 13,000 मतलब 13,000 टन भार बढ़ता है। और अगर हम 2,900 किलोमीटर की गहराई की बात करें तो यहाँ पर 13 लाख टन, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर लाख, 13 लाख टन भार पड़ता है। और अगर यही गहराई हम 6,371 किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पर ये 35 से 40 लाख टन वायुमंडलीय भार पड़ता है। यहाँ पर एक तथ्य समझ लीजिए कि दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। ऊपरी दबाव जब बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, किंतु प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा होती है जिससे अधिक उसका घनत्व नहीं हो सकता, चाहे दबाव ऊपर से कितना भी पड़े। तो इसका मतलब यह है कि आंतरिक भाग की चट्टानें अधिक घनत्व वाले धातुओं से बने। इससे हमें क्या मतलब ये प्रेशर क्या प्रूव कर रहा है, ये कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का घनत्व है वो उसका स्वयं का है, स्वयं की जो धातुएं वहाँ पर उपस्थित हैं उनके कारण उसका घनत्व ज़्यादा है। आर्टिफिशियल सोर्स में तीसरा जो तथ्य हमारे पास वो है टेम्परेचर। तो इसमें भी एक चीज़ है कि ये भी जो टेम्परेचर है वो भी गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, मतलब तापमान में गहराई के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक 32 मीटर, यहाँ पे मीटर की बात कर रही हूँ, बाकी सब जगह मैंने किलोमीटर की बात करी है, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। परंतु गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती। तापमान बढ़ता तो है पर वो इस दर से नहीं बढ़ता है जिस दर से यहाँ पे बढ़ रहा है। पहले 100 किलोमीटर पर, अगर पहले बार 100 किलोमीटर अंदर जा रही हूँ तो वहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। और अगर यही मैं 300 किलोमीटर की गहराई पर जाती हूँ तो यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर जो गहराई बढ़ती जा रही है 300 किलोमीटर के बाद, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। और इसके बाद अगर हम नीचे उतरते जाते हैं, मान लो हम 6,371 किलोमीटर तक की गहराई में नीचे आ जाते हैं, तो यह तापमान प्रत्येक किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण चट्टानों के भीतर रेडियोधर्मी विघटन होता है, जो रेडियो एक्टिव विघटन जिसको कहते हैं, जिससे ऊष्मा विमुक्त होती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रभाव जो है वो बाहर की ओर होता है, जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में विभिन्न स्थानों पर टेम्परेचर में डिफरेंस रहने के कारण हीट तरंग उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण ही पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो संचालित होते हैं। यह भी हमने अप्राकृतिक साधनों के तीनों तथ्यों को देखा है। अप्राकृतिक साधन के ताप, दबाव और घनत्व से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता। इन निष्कर्षों से केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं, इसलिए आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम प्राकृतिक साधनों का सहारा लेते हैं। नेचुरल सोर्स में सबसे पहले हम ज्वालामुखी को देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तरल व तृप्त मैग्मा जो निकलता है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई पर कहीं ना कहीं कोई परत ऐसी अवश्य है जहाँ पर पृथ्वी तरल या अर्ध तरल अवस्था में है। और ये अवस्था 40 से 50 किलोमीटर के नीचे दिखाई पड़ती है, जहाँ पर मैग्मा का भंडार पाया जाता है। उसको हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो हमें पृथ्वी के आंतरिक सतह के बारे में जानकारी तो देते हैं, पर ये जानकारी नहीं देते कि वो कितनी गहराई से निकल रहा है। मतलब हम ये नहीं पता कर सकते कि मैग्मा जो निकल रहा है वो 100 किलोमीटर के नीचे से निकल रहा है, कि 40 किलोमीटर से निकल रहा है या 50 किलोमीटर से। तो हम यहाँ पर भी केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो इससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। उल्कापिंड हमें कैसे पृथ्वी के आंतरिक सतह के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए उल्कापिंड क्या होते हैं। उल्कापिंड मैंने अपने जो इससे पहले वीडियो मैंने बताया था आपको सौरमंडल, उसमें मैंने समझाया है इसको, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए कि उल्कापिंड वे ठोस संरचनाएँ हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं। कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्र में आने पर
अत्यधिक तेज घर्षण के कारण जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनमें आग लग जाती है और ये इनकी जो बाहरी परत होती है वो नष्ट हो जाती है। इनका केंद्रीय भाग जो है वो कभी कभी कई बार पत्थर के टुकड़ों के रूप में धरती पर गिर जाते हैं। ये पदार्थ उल्कापिंड किन पदार्थों से बने, इसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, क्योंकि उल्कापिंड वही है जो जब ग्रह और उपग्रह बन रहे थे तो ये ग्रह व उपग्रह में कन्वर्ट नहीं हो पाए, ये उनके अवशेष ही हैं। तो इसके आधार पर हम यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति या आंतरिक भाग में कौन से तत्व पाए जाते हैं या कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। प्राकृतिक स्रोत में तीसरा स्रोत हमारे पास भूकंप विज्ञान का है। इसके अंतर्गत भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ पर अंकन कर अध्ययन किया जाता है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में संचलन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस संचलन के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों के प्रकार और विभिन्न परतों की संरचना के बारे में पता चलता है। भूकंपीय तरंगों की टाइमिंग और स्ट्रेंथ हमें पृथ्वी के अंदर की बनावट बताती है। भूकंपीय तरंगें जो होती हैं चट्टानों की डेंसिटी बदलने पर ग्रेजुअली बैंड होती हैं और अपनी स्पीड बदलती है। तो पृथ्वी, इससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी अलग अलग परतों में बटी हुई है और अलग अलग परतों की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये अलग अलग पदार्थों से बनी हैं। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मूल रूप से तरंगें चलती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला बॉडी वेव्स या भूगर्भिक तरंगे, दूसरा है सरफेस वेव या धरातलीय तरंगे। अब भूगर्भिक तरंगे क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। भूगर्भिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो उद्गम केंद्र से ऊर्जा विमुक्त होने के, मतलब जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है वहाँ से उद्गम केंद्र से ऊर्जा विमुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। जबकि धरातलीय तरंगे क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के बीच में होने वाली क्रिया के कारण होती है और ये धरातल के साथ साथ ही चलती हैं, बिल्कुल सरफेस पे, इसलिए इनको सरफेस वेव कहा जाता है, धरातलीय तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, इनको प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे और दूसरी द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे कहा जाता है, जबकि धरातलीय तरंगों को एल तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों के गुणधर्मों या विशेषताओं के कारण ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमें सहायता मिलती है। प्राथमिक तरंगे जो हैं पी तरंगे, ये तीव्र गति से चलती हैं और इनका औसत वेग जो होता है वो 6 से 15 किलोमीटर होता है प्रति सेकंड। 6 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती हैं। ये जो तरंगे हैं वो गैस, तरल व ठोस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, मतलब तीनों में संचालित हो सकती हैं। दूसरी है द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे, इनकी गति जो होती है वो 5 से 7 किलोमीटर होती है प्रति सेकंड और ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। एल तरंगे जो हैं पृथ्वी के धरातलीय भाग में संचालित होने के कारण धरातलीय तरंगे कहलाती हैं और इनकी जो गति है वो सबसे कम होती है, मतलब इनकी गति करीब करीब 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। ये चट्टान या ठोस पदार्थ में ही गमन कर सकती है। जब ये धरातलीय भाग में संचालित होने के कारण सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। तो तरंगों की जो विशेषताएं हैं उसके हिसाब से जो प्राथमिक तरंगे हैं वो तीनों माध्यम में गमन कर रही हैं और जो द्वितीयक और एल तरंगे हैं, एस और एल तरंगे हैं, वो केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं। तो इसके आधार पर ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें कैसे समझाती हैं।
अब यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखिए और देखिए कि भूकंपीय लहरें हमें किस प्रकार से मदद करती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। यदि पृथ्वी संपूर्ण रूप से एक जैसे पदार्थों से ही बनी होती तो भूकंपीय तरंगे जो हैं वो सीधी रेखा में एक समान गति से गमन करती, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है। आप देखिए इसमें डायग्राम में तरंगे हैं, इनमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ये कहीं पर बेंड हो जा रही हैं और कहीं पर वापस पलट जा रही है। तरंगों के वेग में ये जो विचलन है वो ये दर्शाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग घनत्व के पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि हमने अलग अलग तरंगों का बताया कि पी तरंगे तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, एस और एल तरंगे केवल ठोस पदार्थों में ही गमन करती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है कि केंद्र में कहीं पे भी आपको जो है वो एस तरंगे नहीं दिख रही हैं या एल तरंगे नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पृथ्वी हमारी सेमी सॉलिड है, इसलिए ये तरंगे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। पृथ्वी के भूपटल पर वह स्थान जहाँ पर कोई भी तरंग नहीं पहुँचती है उसको हम भूकंपीय छाया क्षेत्र या शेडो जोन कहते हैं। एस तरंगों का अंकन देखिए, जो ये वाली तरंगे हैं इनका अंकन कहाँ पे दिख रहा है हमें 103 डिग्री तक की ही कोणीय दूरी के बाद ये नहीं दिखाई देती। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का बाह्य कोर जो है, आउटर कोर जो है वो तरल या अर्ध तरल अवस्था में है, जहाँ पर एस तरंगों का, अगर इसकी आउटर लेयर हम इसको माने तो यहाँ पर एस तरंगों का कहीं पर भी प्रभाव नहीं दिख रहा है, संचरण नहीं दिख रहा है। पी तरंगों का अध्ययन पृथ्वी के केंद्र से, पी तरंगे ब्लू कलर से बनी हुई इसमें देखिए, पृथ्वी के केंद्र से 143 और 103 डिग्री तक के ये मिल रही हैं। पी तरंगों का अंकन पृथ्वी के केंद्र से 143 डिग्री से साउथ से अगर हम बोलें 103 डिग्री कोणीय दूरी के बीच नहीं किया जाता है, जो यह बताता है कि पृथ्वी के कोर की भौतिक अवस्था, घनत्व और संरचना भिन्न भिन्न है। इन तरंगों के व्यवहार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अलग अलग घनत्व की विभिन्न परतें या संरचना पाई जाती है। भूकंपीय तरंगों की मदद से हम परतों की सटीक अवस्थिति, उनकी गहराई, मोटाई और अन्य भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एल जो लहरें हैं वो केवल धरातल के पास ही चल रही हैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर पी और एस लहर, ये बनाया है हमने इसको इन टेक्स्ट में। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर भूकंपीय लहरों के आधार पर अगर हम पृथ्वी की विभिन्न परतों का अध्ययन करते हैं तो जो मैं अगले डायग्राम में आपको पृथ्वी का डायग्राम बताऊंगी और जिसका हम विश्लेषण करेंगे उसको इस तरीके से, इस वाले पार्ट को मैं वहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी आपको निकाल के कि ये वाला पार्ट हमने लिया है। पृथ्वी की ये जो ऊपरी सतह है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद जो इसके नीचे आते हैं तो उससे हम मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र को हम क्रोड या कोर कहते हैं। इस तरीके से पृथ्वी को हमने 3 परतों में बांटा है और इस पोर्शन का मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि पृथ्वी के एक पार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें क्रस्ट को देखिए आप, इसकी औसत मोटाई जो होती है वो 30 किलोमीटर होती है। ये 0 से लेकर 30 किलोमीटर दिखाया मैं, 30 किलोमीटर तक होती है। कहीं कहीं पर इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको तो हम ऊपरी क्रस्ट कह रहे हैं और ये वाला पोर्शन जो है उसको हम निचली क्रस्ट कह रहे हैं। क्रस्ट के ऊपरी भाग में यहाँ पर पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर होती है प्रति सेकंड तथा निचले भाग में यहाँ पर ये 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऊपरी क्रस्ट का जो औसत घनत्व 2.8 से निचली क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो 3 होता है। घनत्व में ये जो अंतर आ रहा है इन दोनों परतों के बीच में मुख्यतः दबाव के कारण माना जाता है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच घनत्व वाली ये जो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी दिखती है इसको हम कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता। ये देखिए लिखा हुआ है इसमें
कोनार्ड असंबद्धता। ये घनत्व के डिफरेंस के कारण जो होती है उसको। क्रस्ट का निर्माण, इसमें जो मुख्यतः जो धातुएं मिलती हैं उसमें सिलिका, एल्यूमिनियम मिलता है। इसलिए इस परत का दोनों जो मिनरल्स हैं उनके इनिशियल जो शुरुआत के 2 अक्षर उनको ले लिया जाता है और इस परत को सियाल कहा जाता है। सिलिका से Si और Al से एल्यूमिनियम, तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम के मिलने से इस परत को सियाल परत भी कहा जाता है। पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसे हम मेंटल कह रहे हैं। क्रस्ट के निचले भाग में ये देख लीजिए, यहाँ से भूकंपीय लहरों की गति में अचानक से बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और ये बढ़कर 7.9 से 8.1 तक प्रति सेकंड हो जाती है। इससे निचली जो क्रस्ट है ये और ऊपरी मेंटल के मध्य यहाँ पर एक डिस्कंटिन्यूटी का निर्माण होता है, जिससे जो ये बताता है कि चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन हुआ है। इस डिस्कंटिन्यूटी की खोज ए मोहारोविक ने 1909 में की थी और इसलिए इसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी या मोहारोविक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक की मेंटल का विस्तार होता है। यहाँ तक की मेंटल का विस्तार है, यहाँ से लेके मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। और ये जो मेंटल है इसका निर्माण जो है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिलने से हुआ है। तो इन दोनों के इनिशियल से सिलिका से Si और मैग्नीशियम से Ma लेके इस परत का नाम सीमा होता है। इससे पहले वाली परत को हमने सियाल कहा था, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसका नाम सीमा है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर इस परत को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम कह रहे हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेकर 200 किलोमीटर तक की जो जगह आ रही है और फिर 200 से 700 किलोमीटर तक और फिर 700 से 2900 किलोमीटर तक की 3 परतों में इसको डिवाइड किया जाता है। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति जो होती है वो धीमी होती है और वो करीब 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए इस भाग को जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में एक और डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे कहते हैं रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तीसरी परत जिसको हम कहते हैं क्रोड, निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है और ये 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने लगती है। यह भी चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे एक प्रकार की डिस्कंटिन्यूटी जनरेट होती है और इसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रोड कहा जाता है। इसे भी 2 भागों में बांटकर देखा जाता है, 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई तक और फिर 5150 से 6370 किलोमीटर की गहराई तक। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर वाले क्षेत्र को हम कहते हैं बाह्य अंतरंग। 5150 से 6370 किलोमीटर या 371 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को हम आंतरिक क्रोड कहते हैं। इनके बीच में भी पाई जाने वाली घनत्व संबंधी डिस्कंटिन्यूटी को हम लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं और क्रोड के सबसे ऊपरी भाग में घनत्व यहाँ पर 10 होता है। आंतरिक भागों में करीब करीब 13.6 तक हो जाता है। इस प्रकार क्रोड का घनत्व मेंटल के घनत्व से लगभग दुगना होता है और यहाँ पर बाह्य अंतरल में एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि ये तरल भाग है इसलिए यहाँ पर एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सिर्फ ठोस पदार्थों में ही गमन कर सकती है। तुलनात्मक दृष्टि से अधिक तरल होने के कारण पी तरंगों की गति
11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। यद्यपि बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण क्रोट को पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, किंतु ये पिघली हुई अवस्था में ना रहकर अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। क्रोट के आंतरिक भाग में सिलिकॉन की भी कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण जो है, आंतरिक क्रोट का निर्माण निकिल और लोहा से हुआ है, इसलिए इस परत को हम नीफे कहते हैं। जैसे हमने पहले को सियाल, फिर सीमा, निकिल और फेरियम को मिला के इसको हमने नीफे कहा है। और यहाँ पर लोहे और निकिल की लगभग 80% मात्रा पाई जाती है। जो आउटर कोर है हमारा, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन बहुत अलग होता। आउटर कोर में लिक्विड जो मटेरियल है यहाँ पर, उसके कारण ही मूवमेंट होता है और मूवमेंट से ही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो हमें कंपास का यूज़ करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऊपरी मेंटल है सॉलिड और सेमी लिक्विड रूप में है, और यहीं पर एस्टेनोस्फीयर भी मिलता है। इसके बाद अगर हम निचली मेंटल को देखें तो ये पार्शियली मोल्टन अवस्था में मिलता है हमें, और इसके नीचे अगर हम आउटर कोर को देखें तो ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, और जो इनर कोर है ये हमको मिल रहा है सॉलिड मेटल में मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये भूकंपीय तरंगों के कारण हमें पृथ्वी की ये विभिन्न परतों के बारे में पता चलता है। मेंटल को जब हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं तो नीचे स्थित जो मेसोस्फीयर होता है, ये मध्य मंडल होता है, उसके ऊपर दुर्बलता मंडल या एथेनोस्फीयर पाया जाता है। इसका विस्तार करीब करीब 400 किलोमीटर तक पाया गया है, और जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मेन सोर्स ही ये एस्टेनोस्फीयर जो है वो होता है। यही जो क्षेत्र है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाली सभी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दुर्बलता मंडल के निचला भाग भी मध्य मंडल की तरह ही सॉलिड है, किंतु इसका ऊपरी वाला भाग जो है वो प्लास्टिक जैसी आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। मेंटल है ये उच्च घनत्व वाले पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, लोहा, मैग्नीशियम से निर्मित है। इस परत का जो तापमान है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इसका कारण यहाँ पर मैग्मा की उपस्थिति है। ऊपरी परत का जो दबाव है, इस वाली परत का जो दबाव है, वो क्रस्ट के निचले हिस्से और मेंटल के ऊपरी हिस्से को लगभग ठोस रूप प्रदान करता है। जितने भी संवहन धाराएं जो उत्पन्न होती है वो दुर्बलता मंडल में ही उत्पन्न होती है। ये जो हमने डिसकंटिन्यूटी की बात की, ये डिसकंटिन्यूटी एक्चुअल में होती क्या है? डिसकंटिन्यूटी का आशय एक ऐसी सतह से है जहाँ पर कंपीय तरंगों की गति अचानक परिवर्तित हो जाती है, और इस परिवर्तन का कारण पृथ्वी की भौतिक रासायनिक संरचना में आया परिवर्तन होता है। भूकंपीय डिसकंटिन्यूटी जो है उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो टोटल डिसकंटिन्यूटी कितनी हो गई? एक मैंने अगर इसको हम करें, सबसे पहले मैंने बताया था कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ये आउटर क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के मध्य मिलती है। दूसरी है मोहारोविक डिसकंटिन्यूटी, ये आंतरिक क्रस्ट तथा बाह्य मेटल के मध्य मिलती है। रैपिड डिसकंटिन्यूटी, ये बाह्य मेटल तथा आंतरिक मेटल के मध्य मिलती है। उसके बाद है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये आंतरिक मेटल तथा बाह्य कोर के मध्य मिलती है। और इसके बाद सबसे अंतिम जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जो बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के मध्य पाई जाती है।